Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the RBI के perspective से है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग है वो कंडक्ट हुआ। मीटिंग के अंदर में जो रेट्स है उनको कट किया गया है स्टूडेंट्स, जिससे कि मार्केट के अंदर में जो लिक्विडिटी है उसको बूस्ट किया जा सके। रिसेंटली आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा बजट के दौरान में भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स है उनको लॉन्च किया गया, जिससे कि मार्केट के अंदर जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हो सके। लास्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग कंडक्ट हुआ था उसके अंदर जो कैश रिजर्व रेशियो है उसको रिड्यूस किया गया था मार्केट के अंदर में मनी को बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि जो कंप्लीट इनिशिएटिव्स हैं, चाहे बजट सेशन हो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो यहाँ पे इनिशिएटिव्स हों, तो उसका जो अल्टीमेट टारगेट है वो यही है कि मार्केट के अंदर में कंजप्शन रेट है उसको इंक्रीज किया जाए। कंजप्शन किस तरीके से इंक्रीज होगा कि किसी भी एक पर्सन के पास में जो मोर मनी है वो अवेलेबल है। तो आप देखिए कि उसी के रिगार्डिंग में बजट सेशन के अंदर में जो बजट को प्रेजेंट किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो टैक्स का जो प्रोसेस है, इनकम टैक्स का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो चेंजेज हैं वो किए गए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो डिसीजन है उसके अंदर में आप देखिए कि जो रेपो रेट है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया गया। लास्ट 5 ईयर्स के अंदर में अराउंड द 5 ईयर का जो समय है जिसके अंदर फर्स्ट टाइम आप देखिए कि रेपो रेट है उसको रिड्यूस किया गया है। अब ये जो रेपो रेट है वो क्या है स्टूडेंट्स, आपको रेपो रेट भी पता होना चाहिए कि रेट है बेसिकली जिसके ऊपर आरबीआई के द्वारा जो अदर बैंक से उनको जो मनी है वो लेंड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आरबीआई के द्वारा अगर रेपो रेट कम रहेगा तो आप देखिए कि बैंक्स के पास में मोर मनी है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर में, और उनके द्वारा यहाँ पे जो अदर वर्क हैं जैसे कि लोन्स हैं, चाहे होम लोन हो या आप देखिए कि व्हीकल का लोन हो, उसके रिगार्डिंग में उनके द्वारा जो यहाँ पे जो मनी है उसको लैंड किया जा सकेगा। तो मार्केट के अंदर में जो कंजप्शन रेट है वो इंक्रीज हो सकता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे रेपो रेट के पर्सपेक्टिव से मेंशन था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो टूल्स हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर से होना चाहिए। तो आप उन सभी जो टूल्स हैं, चाहे कैश रिजर्व रेशियो हो, एसएलआर हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो। रिवर्स रेपो रेट कम्प्लीटली जो रेपो रेट है उसका आप देखिए कि रिवर्स प्रोसेस है। तो ये जो सभी जो टूल्स हैं उनके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आरबीआई के द्वारा जो हमारा करंट अकाउंट है जो मैक्सिमम आपको डेफिसिट के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। डेफिसिट के अंदर इस वजह से हुआ करता है, इंडिया के द्वारा जो एक्सपोर्ट हुआ करता है स्टूडेंट्स वो कम है इंडिया के अंदर में जो इम्पोर्ट है उसके कंपैरिजन के अंदर में। तो आप देखिए उसको एक सस्टेनेबल मैनर के अंदर बताया गया है। कुछ ऐसे एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है उसके रिगार्डिंग में भी इनके द्वारा जो डिस्कशन है वो किया गया। हमारे आरबीआई के जो आप देखिए कि जो गवर्नर हैं, जो न्यू गवर्नर हैं, उनका ये फर्स्ट यहाँ पे डिसीजन था जिसके अंदर में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर उनके द्वारा कैरी आउट किया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें दिल्ली इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से हैं। दिल्ली आप देखिए कि यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट है। 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं हमारी कंट्री के अंदर में जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। कौन कौन सा? पुडुचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर है और दिल्ली है। तो दिल्ली के अंदर में इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो आज अनाउंस किया जाएगा। इलेक्शन का रिजल्ट के रिगार्डिंग में आप देखिए कि आपका जो लोकल हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक रिटर्निंग ऑफिसर हुआ करता है, मैक्सिमम सर्विस से ही रिलेटेड जो सिविल सर्विस है या स्टेट का जो सर्विस हुआ करता है, जैसे दिल्ली के अंदर में डेनिश सर्विस है, तो उसी से रिलेटेड जो ऑफिसर है उनको यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का खुद का जो बेसिकली आप देखिए कि जो कैडर है वो नहीं हुआ करता है। तो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा ही उनके ही गाइडेंस के अंदर में जो काउंटिंग प्रोसेस है, वोट्स का जो काउंटिंग है वो कंडक्ट होता है। हमारे यहाँ पे वोटिंग प्रोसेस किस तरीके से अडॉप्ट किया गया है, फर्स्ट पास द पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट पास द पोस्ट का कॉन्सेप्ट है कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स को सिक्योर करेगा उस पर्सन को यहाँ पे विनर के रूप से डिक्लेयर है वो किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कुछ सिक्योरिटी है वो डिपॉजिट किया जाता है। सिक्योरिटी को डिपॉजिट किया जाएगा हर एक कैंडिडेट के द्वारा अपने नॉमिनेशन प्रोसेस के दौरान में। तो अगर उनके द्वारा 1/6 वोट्स है उनको नहीं सिक्योर किया जाता है कम्प्लीटली रिजल्ट के अंदर में, तो उनका जो सिक्योरिटी है वो आप देखिए कि डिपॉजिट होता है। से जो सिक्योरिटी है वो उनको वापस से नहीं मिलेगा, कि जो पैसा दिया गया है फॉर्म के साथ में वो वापस से नहीं मिलता है। इसको बेसिकली जमानत जब्त होना इस तरीके से भी बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे एक फ़ोटो के अंदर में जो स्पॉटेड डियर है उसको शो किया गया है। स्पॉटेड डियर को शो किया गया नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर में। कहाँ पे ये शो किया गया है स्टूडेंट्स? मद्दुमलाई जो टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का, जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे।
तो उसके अंदर बताया गया है कि कैसे वहाँ पे टेम्परेचर है वो बेसिकली इंक्रीज हुआ है, अपना जो प्यास है उसको बुझाने के लिए जो स्पॉटेड डियर है वो एक वाटर बॉडी के एरिया के अंदर में अप्रोच है वो किया। एग्जाम के पर्पज से आपको क्या इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, एक तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में मेंशन है, तो आपको उसके रिगार्डिंग में बेसिक इन्फॉर्मेशन से एक तो पता होना चाहिए। आप देखिए कि तमिलनाडु का वो जो एरिया जो कि कर्नाटक एंड केरल के साथ में एरिया शेयर करता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, वहाँ पे बेसिकली ये जो मध्युमलाई टाइगर रिजर्व है वो सिचुएटेड है, नीलगिरी का जो एरिया है वहाँ पे। स्टूडेंट्स नीलगिरी के एरिया के अंदर में है, तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो मोइस्ट जो ब्रॉड लीफ के जो फॉरेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इस मधुमलाई जो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर में आपको बेसिकली मोयार नाम का एक रिवर है वो भी फ्लो करता है। मोयार नाम का एक रिवर है, क्या ये रिवर्स है वो हमें पता होना चाहिए। आप देखिए कि यूपीएससी का द्वारा जिस तरीके से कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है उससे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका हो सकता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा, तो फर्स्ट आपसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, किस स्टेट के अंदर में सिचुएटेड है। इवन आप देखिए कि 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था डेजर्ट नेशनल पार्क के पर्सपेक्टिव से, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर में है डेजर्ट नेशनल पार्क। और आप देखिए कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर अपना एरिया है वो शेयर करता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया कि क्या ये एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है या 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है, तो ऐसे आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि वहाँ से जो रिवर है वो फ्लो करता है, जैसे कि हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जब रीड करते हैं, जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर में, तो वहाँ से कौन सा रिवर फ्लो करता है, रामगंगा नाम से एक रिवर है जो फ्लो करेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। तो ये 2014-15 के समय जिम कॉर्बेट के पर्सपेक्टिव से ऐसे क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आपको पता लगते हैं। फिर काफ़ी बार ऐसे भी पूछ लिया जाएगा प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में कोई स्पीसीज है, वो आप देखिए कि वहाँ पे उनका प्रेजेंस है ओनली उसी एरिया के अंदर में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके से वहाँ पे जो फॉरेस्ट का जो प्रेजेंस है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे मधुमलाई के बारे में है, मधुमलाई के बारे में हमने डिस्कस किया। मोयार जो रिवर है वो फ्लो करता है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है। नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका ये पार्ट है। बायोस्फीयर रिजर्व आप देखिए कि लार्जर एरिया हुआ करता है, उसका ये पार्ट है मधुमलाई टाइगर रिजर्व, जो कि आप देखिए कि कर्नाटका एंड केरल के साथ में भी एरिया है वो शेयर करता है, कर्नाटका एंड केरला के साथ में भी एरिया है वो शेयर करता है। स्पॉटेड डियर का वहाँ पे प्रेजेंस है। अब स्पॉटेड डियर के बारे में अगर मेंशन किया गया है तो अब आपको एक इन्फॉर्मेशन ये भी होना चाहिए कि जो स्पॉटेड डियर है वो आप देखिए कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का जो एरिया है जिसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, तो आप देखिए ये जो एरिया है सब कॉन्टिनेंट का इंडिया के साथ में, तो इस एरिया के अंदर में इसका जो प्रेजेंस है, इस एरिया के अंदर उसका नेटिव आपको एनिमल है ये देखने के लिए मिलेगा कि इसी एरिया के अंदर में इसका मेजरली प्रेजेंस है वो हुआ करता है। पॉपुलेशन काफ़ी सही है, तो IUCN का कैटेगरी के अंदर में इसको लिस्ट कंसर्न के रूप से देखा गया है, लिस्ट कंसर्न इसका स्टेटस है। और काफ़ी बार आप देखिए कि इनका इलीगल वे के अंदर ट्रेड है वो भी यहाँ पे काफ़ी बॉर्डर एरियाज के अंदर ऑब्जर्व किया गया स्पॉटेड डियर का। तो स्पॉटेड डियर के बारे में मेंशन था। नेक्स्ट आप देखिए कि जो जिन पर्सन्स को डिपोर्ट किया गया है US की अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो इंडियन जो एजेंसी के जो लोग हैं, इंडियन जो यहाँ पे अथॉरिटीज़ के जो लोग हैं उनके द्वारा अपने जो कंसर्न्स हैं उनको रेज किया गया कि इस तरीके से हैंडकप करते हुए, जंजीर का यूज़ करते हुए यहाँ पे रिपोर्ट है वो किया गया उसके रिगार्डिंग में। तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो ऑलरेडी हम काफ़ी कल भी हमने डिस्कस किया था हैंडकप का जो प्रोसेस है। तो बेसिकली आप देखिए अगर आप इंडियन पर्सन हो, इंडिया का अथॉरिटीज़ के द्वारा वो कैरी आउट किया जाता है, आपको हथकड़ी लगाई जाती है। तो बेसिकली आपको आर्टिकल जो 21 है उसके अंदर में राइट है कि अगर आप यहाँ पे सीरियस क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर नहीं हो, एस्केप करने का आपके ऊपर में कोई एलिगेशन है वो नहीं है, तो आपको जो हैंडकफ है वो नहीं किया जाएगा पुलिस अथॉरिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे हमने एक माइग्रेशन के बारे में भी रीड किया था कि अगर आपको हमारा कंप्लीट टेरिटरी है उसके अंदर में माइग्रेट करना है, इंडिया का जो टेरिटरी है उसके अंदर में, तो आपका बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल 19 के अंडर में ये कवर होगा। बट अगर आपको आउटसाइड माइग्रेशन करना है, आउटसाइड से इंडिया के लिए आना है, तो आर्टिकल 21 के अंडर में उसको कवर है वो किया जाएगा। तो बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन कल जो हमने डिस्कस किया उसी को रिवीजन था यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि
आरजे कर जो मेडिकल कॉलेज है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर के अगेंस्ट में जो हीनियस क्राइम देखने के लिए मिला था, तो उसी के रिगार्डिंग में एक वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो लोकल कोर्ट है उसके उस जजमेंट के अगेंस्ट में जाते हुए हाई कोर्ट के अंदर पेटिशन को फाइल किया गया। हाई कोर्ट के द्वारा उनका पेटिशन को यहाँ पे रिजेक्ट किया है। सीबीआई का जो पेटिशन है उसको एडमिट किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। डिमांड यही है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर में इसको वहाँ पे जो पर्सन है जो कन्विक्टेड है उस क्राइम के रिगार्डिंग में, उसको आप देखिए कि जो डेथ सेंटेंस है या कैपिटल पनिशमेंट है वो वहाँ पे दिया जाए। कैपिटल पनिशमेंट के रिगार्डिंग में आप देखिए कि कोर्ट के द्वारा अलग अलग केसेस के अंदर ऑब्जर्व किया गया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर ही ये जो पनिशमेंट है वो दिया जाए। काफ़ी ज़्यादा हीनियस क्राइम है या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के भी कुछ क्राइटेरिया हैं। कुछ क्राइटेरिया किस तरीके से हैं, सोसाइटी को वो किस तरीके से इम्पेक्ट करता है, उस जो पर्सन है उनका जो मेंटल सिचुएशन किस तरीके से है, क्राइम का जो आप देखिए कि जो यहाँ पे क्राइम का किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है, ऐसे कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे उसको उस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। कैपिटल पनिशमेंट है वो दिया जाता है। क्या इंडिया के अंदर में कैपिटल पनिशमेंट स्टिल एग्जिस्ट करता है? यस स्टूडेंट्स, कैपिटल पनिशमेंट दिए जाते हैं इंडिया के अंदर में। अब आप देखिए कि 80s एंड 90s के समय में वर्ल्ड की काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर में एक मूवमेंट चला था अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट है वो ना दिया जाए। किसी भी पर्सन है उनके द्वारा अगर क्राइम कमिट हुआ है तो उनको यहाँ पे राइट नहीं है अथॉरिटीज़ के पास में कि उनको उसको बेसिकली जो पनिश करते हुए उनका जो लाइफ है उसको टेक ओवर किया जाए। तो ऐसा भी जो मूवमेंट रहा था बट इंडिया के अंदर में स्टिल एग्जिस्ट करता है। अब इंडिया के द्वारा आप देखिए कि इस तरीके का नहीं है कि कम्प्लीटली हमारे यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट है उसका बैन हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जूरिक एयरपोर्ट के पर्सपेक्टिव से है। कुछ इंडियन क्रू मेंबर्स हैं उनको डिटेंड किया गया स्विट्जरलैंड के वहाँ पे। अब आप देखिए कि उनको डिटेंड है वो क्यों किया गया है कि बेसिकली क्रू मेंबर्स को एक सर्टिफिकेशन है उसको कैरी आउट करना होता है जिसको कि क्रू मेंबर सर्टिफिकेट के नाम से जाना करते हैं। क्रू मेंबर सर्टिफिकेट किसके द्वारा ये इशू किया जाता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि आप देखिए कि शिकागो कन्वेंशन के थ्रू मॉन्ट्रियल के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। यूएन का सिविल एविएशन के रिगार्डिंग में ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्रू मेंबर जो सर्टिफिकेट है जिसको यहाँ पे इशू किया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो यहाँ पे नहीं कैरी किया गया था। स्विट्जरलैंड के द्वारा रिसेंटली क्रू मेंबर सर्टिफिकेट के पर्सपेक्टिव से जो रूल्स हैं उनको भी चेंज किया गया है अभी जनवरी के मंथ के समय ही। तो रूल्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे आप देखिए कि नहीं कैरी किया गया, तो उन पर्सनस को वहाँ पे डिटेन्ड है वो किया गया। स्विट्जरलैंड के बारे में आपको जानकारी ये होना चाहिए, एक लैंडलॉक कंट्री है स्विट्जरलैंड। और आप देखिए कि लैंडलॉक कंट्री है तो इसके नाइबर कंट्रीज पे आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी हमने आपसे ये जो क्वेश्चन है वो पूछा था, कुछ दिनों पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था स्विट्जरलैंड के जो नाइबर कंट्रीज हैं उसके बारे में। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपका यहाँ पे फिर से होमवर्क है। क्योंकि स्विट्जरलैंड के कुछ एरियाज़ हैं वो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर हुआ करते हैं, चाहे वो जिनेवा का एरिया हो, डावोस का एरिया हो, या आप देखिए काफ़ी बार आप बेसल का जो एरिया हो, बेसल आप देखिए कि बेसल कन्वेंशन भी है बेसिकली यूपीएससी के रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो न्यूज़ के अंदर हैं वो हुआ करते हैं, तो एक बार इसका लोकेशन ज़रूर से देखना। या कोई स्मॉल कंट्री है वो भी अपना एरिया है वो शेयर करता है, जर्मनी भी आप देखिए कि एरिया शेयर करता है, और भी काफ़ी सारे कंट्रीज है जो अपना एरिया शेयर करते हैं स्विट्जरलैंड के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मुन्नार हिल्स के एरिया के बारे में है। आप देखिए कि केरल के अंदर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, कि केरल के अंदर टेम्परेचर कंटिन्यूस राइजिंग सिचुएशन के अंदर में है, बट मुन्नार जो हिल्स का एरिया है वहाँ पे आपको जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है वो देखने के लिए मिलेगा। फ्रीजिंग कंडीशन है वो देखने के लिए मिलता है क्योंकि ये हिल स्टेशन का एरिया है। ऐसे ही आप देखिए कि राजस्थान के अंदर भी जब आप देखोगे, राजस्थान बेसिकली आपको ड्राई एरिया देखने के लिए मिलता है, बट राजस्थान का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको माउंट आबू है। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे भी आप देखिए कि जो समर के समय में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है वो देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पे मुन्नार के अंदर बताया गया कि जो टेम्परेचर है फ्रीजिंग कंडीशन के अंदर में है। अब आपको एक ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे ही हाइट इंक्रीज होती है, हाइट इंक्रीज होने के साथ में जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस करता है। एयर आप देखिए कि वहाँ पे एयर का भी एक रोल है बेसिकली अगर हाइट इंक्रीज करने के साथ में। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम किस नाम से जाना करते हैं? क्या इसको हम लैप्स रेट के नाम से जानते हैं? लैप्स रेट जो कि हाइट इंक्रीज होने के साथ ही टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा।
तो ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसके अंदर भी आप देखिए कि वन ऑफ द फीचर आपको देखने के लिए मिलता है हाइट इंक्रीज होने के साथ ही टेम्परेचर के अंदर रिडक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी और उसके जो चैलेंज हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर में, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन है। क्वेश्चन आपसे कहाँ पे पूछा जा सकता है, एक तो आप देखिए कि ये क्वेश्चन मेंस के पेपर के अंदर में आपसे पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 1 के अंदर में भी। जीएस पेपर 1 के अंदर में सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि सोशल सेक्टर के अंदर में जो मोबाइल्स है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। जैसे कि आप देखिए कि मेंस के एग्जाम के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा जो ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग हुआ करता था, क्या स्टोरी टेलिंग का जो प्रोसेस है उसको इम्पैक्ट किया है, यहाँ पे मोबाइल के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो सोसाइटल जो चैलेंज है उसके पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन हो सकता है। जीएस पेपर 3 के अंदर में आपसे क्वेश्चन हो सकता है, जीएस पेपर 2 के अंदर भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है, एजुकेशन के रिगार्डिंग में क्या पॉलिसी होना चाहिए। तो किसी भी पेपर के अंदर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 एथिक्स का जो पेपर है उसके अंदर भी मेंस के एग्जाम के अंदर में जो हमारा एनजीओ प्रथम है, जिनके द्वारा आप देखिए कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट निकाली जाती है, एनजीओ प्रथम के द्वारा, एनजीओ प्रथम के द्वारा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है वो निकाला जाएगा। उस एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट निकालने वाले ऑर्गेनाइजेशन के ही जो पर्सन है उनके द्वारा यह आर्टिकल है वो लिखा गया है। स्टूडेंट्स, बताया गया कि एनरोलमेंट रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है ओवर द ईयर्स। जो एनरोलमेंट रेशियो है उसका इंक्रीज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो क्वालिटी लर्निंग होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर के अंदर में, उसका किसी भी तरीके का इम्पैक्ट है वो नहीं है। वो मेजरली सिमिलर जो आपको नंबर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अर्लियर फेज के अंदर एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट था, बट आप देखिए कि कोविड-19 के समय से जिस तरीके से डिजिटल एजुकेशन है वो इंक्रीज हुआ। यहाँ पे आप देखिए कि जो स्कूल एजुकेशन को भी डिजिटलाइज मोड के अंदर किया गया था। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्मार्टफोन का जो प्रेजेंस है, जो पेनिट्रेशन है, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है कि नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स अगर हम बात करें, कंपेयर करें 2019 के समय से, तो 2019 के समय आप देखिए कि जो नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स हैं वो काफ़ी कम हुआ करते थे, स्पेशली रूरल एरिया के अंदर भी। बट आप देखिए कि अब आपको जो नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स हैं उनका जो नंबर्स है वो इंक्रीजिंग फेज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो कीबोर्ड्स हैं, उनका प्रेजेंस, कीबोर्ड वाले जो मोबाइल फ़ोन हुआ करते हैं उनके जो नंबर्स है वो यहाँ पे डिक्रीज हैं वो हुए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड उस सेक्टर के रिगार्डिंग में भी जो डिस्कशन है वो किया गया है आर्टिकल के अंदर में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, उसका यूज का किस तरीके से यहाँ पे इम्पैक्ट है वो हुआ है। तो टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है एजुकेशन सेक्टर के ऊपर ही, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। इस टेक्नोलॉजिकल जो इनिशिएटिव है इसको आप देखिए कि हार्नेस करने का ज़रूरत है। हार्नेस अगर इसको बेटर वे के अंदर किया जाएगा तो ही आप देखिए कि एजुकेशन के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो करेगा। उसका इक्विटेबल जो यहाँ पे कुछ चैलेंजेज हैं उनको भी बताया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ओलिव रिडली टर्टल्स हैं, उनका जो आप देखिए कि नंबर ऑफ डेथ के जो केसेज हैं वो देखने के लिए मिले हैं चेन्नई के राउंड में जो बीच एरिया है वहाँ पे। तो उसका बेसिक रीजन है वो क्या बताया गया है? बेसिक रीजन यही बताया गया है कि सी के अंदर में, जो समुद्र के अंदर फिशिंग के रिगार्डिंग में जो ट्रेवलर्स हैं उनको यूज किया जाता है। आप देखिए कि सी बेड के रिगार्डिंग में ये यूज हुआ करते हैं बेसिकली। तो उसको यहाँ पे माना गया है कि यहाँ पे सी बॉटम के अंदर जो ट्रैवलर्स हैं उनको यूज किया जाता है। सी का जो पोल्यूशन लेवल है, प्लास्टिक पोल्यूशन है, ये कुछ ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से यहाँ पे ओलिव रिडली जो टर्टल्स हैं उनका जो डेथ है वो देखने के लिए मिला। अब आप देखिए कि ओलिव रिडली टर्टल्स हैं वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हैं हमारे जो ईस्टर्न कोस्ट का एरिया है वहाँ पे, जो मेजरली वे से वहाँ पे अप्रोच करते हैं अपना जो एरिबाडा प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में। और इस समय में उनके इस तरीके से जो केसेस सामने आना वो बेसिकली जो कंसर्न्स है उसको रेज करता है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क भी है। होमवर्क आपके लिए ये है कि IUCN जो स्टेटस है, ओलिव रिडली टर्टल्स का जो IUCN स्टेटस है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के विजिट के लिए जाएंगे। फ्रांस के विजिट के दौरान में उनके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक समिट है उसके अंदर में डिस्कशन करेंगे, उसके अंदर में पार्टिसिपेट करेंगे। सॉरी, आप देखिए कि अब इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशन है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कुछ मेजर अनाउंसमेंट है वो हो सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि इंडिया और फ्रांस का जो स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर है, स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर जिसको कि अभी बजट के अंदर भी मेंशन किया गया था, तो उसके रिगार्डिंग में अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकता है।
जो फाइटर जेट है राफेल, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे अनाउंसमेंट है वो हो सकता है। आप देखिए कि जो स्कॉर्पियन क्लास का डीजल वाला जो सबमरीन्स है उसके रिगार्डिंग भी अनाउंसमेंट है वो हो सकता है, तो उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कशन यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि जो ट्रोपेक्स एक्सरसाइज है, किसका एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी का एक्सरसाइज है, तो उसको कैरी आउट किया जाएगा, जिसके अंदर कुछ सबमरीन्स हैं वो पार्टिसिपेट हम वो करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उसके अंदर में आप देखिए कि जो बायो E3 को लॉन्च किया गया था, बायो E3 है उसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा लास्ट बजट के दौरान में। बायो E3 बेसिकली क्या है, बायो E3 है कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर द इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। बायोटेक्नोलॉजी फॉर द इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो उसी का जो फैसिलिटीज़ है उनको यहाँ पे सेटअप किया गया है, जिसको कि बेसिकली बताया गया है पार्लियामेंट के अंदर में जो मिनिस्टर है उनके द्वारा। स्टूडेंट्स, सीटल के अंदर में आप देखिए कि जो कंसुलेट है वहाँ पे आप देखिए कि कुछ वीज़ा प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में डिनाई किया गया। एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि हमारे लिए वीज़ा ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एक तो सीटल का जो लोकेशन, सीटल की लोकेशन की वजह से इस न्यूज़ को हमने मेंशन किया है न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर में। सीटल का जो लोकेशन है नियर द डेट कनाडा के पास में जो एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। सपोज कीजिए यूएसए है, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये जो कनाडा है वो सिचुएटेड है, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे जो सीटल है वो सिचुएटेड है। क्या हमारा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो फ्रीडम मूवमेंट है, क्या उसके दौरान में भी सीटल का जो प्लेस है वो न्यूज़ के अंदर में था। आप देखिए कि जो यहाँ पे नॉर्दर्न अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है वहाँ पे इंडियन जो रिवोल्यूशनरी पर्सनस है उनका प्रेजेंस हुआ करता था। तो यूनाइटेड इंडियन हाउस है, उसका आप देखिए कि ये जो प्रेजेंस है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा सीटल के अंदर में। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ब्रिटिश कोलंबिया का एरिया है, ब्रिटिश कोलंबिया के एरिया के अंदर में आप देखिए कि सैन फ्रांसिस्को भी यहीं पे ही सिचुएटेड है। इन एरियाज़ के अंदर में हमारा जो गदर पार्टी है उनका भी प्रेजेंस वो हुआ करता था। तो स्टूडेंट्स, ये सीटल का लोकेशन एक बार आप ज़रूर से देख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैबिनेट का जो डिसीजन है उसके बारे में है। स्किल के हमारे जो 3 इनिशिएटिव्स हैं, जिसके अंदर में एक देखिए कि जो यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अलावा आप देखिए कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन इनिशिएटिव है या प्रोग्राम है। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप का जो यहाँ पे इनिशिएटिव है वो है बेसिकली, और जन शिक्षण जो संस्थान है, जन शिक्षण संस्थान है। तो इन 3 इनिशिएटिव्स को यहाँ पे कंबाइन करते हुए जो हमारा स्किल इंडिया इनिशिएटिव है उसी के अंडर में किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। आप देखिए कि उसको अपना डिसीजन है वो दिया गया। पुलिस का जो टॉर्चर है वो नहीं होना चाहिए किसी भी एक सिविलियन पर्सन के पर्सपेक्टिव से, तो उसको यहाँ पे जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग में डिस्कशन किया गया है। टॉर्चर के रिगार्डिंग में आप देखिए कि यूएन का जो कन्वेंशन है टॉर्चर को, जिसको कि इंडिया के द्वारा रेटिफाई है, वो नहीं किया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे रसिया के पर्सपेक्टिव से है, यूक्रेन का जो डोनेस्टक का रीजन है उसके वहाँ पे एक माइनिंग टाउन है, टोरेस तक उस माइनिंग टाउन का नेम है, तो उसको बेसिकली यहाँ पे कैप्चर करने के रिगार्डिंग में रसिया के द्वारा जो क्लेम है वो किया गया। रशिया यूक्रेन वॉर के ही दौरान में आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से अप्रोच करते हैं कंट्रीज़ के अंदर में, तो उनको वॉर का जो कन्फ्लिक्टेड एरिया है वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था रसिया के द्वारा। 500 के आसपास श्रीलंका के पर्सन हैं, जिसके अंदर में 50 के आसपास जो पर्सन है उनका डेथ हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे यूएस के पर्सपेक्टिव से है ट्रेड के रिगार्डिंग में, जो कि एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। ईरान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है कि यूएस के साथ में किसी भी तरीके का जो न्यूक्लियर टॉक है उसको नहीं कैरी आउट किया जाए। और स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि अभी पावर के अंदर में हैं, तो आप देखिए कि उनके द्वारा कहा गया कि किसी भी तरीके का वायलेंस वो नहीं होना चाहिए बांग्लादेश के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अगेंस्ट में जो सैंक्शन है वो लगाए गए हैं यूएस के पॉलिटिकल लीडर के द्वारा। रोम स्टैट्यूट है उसी के थ्रू इसको सेटअप किया गया था 2000 के समय में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, क्या इंडिया इसको रेटिफाई किया है? इंडिया आप देखिए कि इसका जो पार्टी है वो नहीं है। इंडिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसका जो पार्टी है वो नहीं है। कुछ अदर कंट्रीज हैं जो इसका पार्टी हैं। अभी यहाँ पे यूएस के पॉलिटिकल लीडर के द्वारा इसके अगेंस्ट में जो सैंक्शन है वो लगाया गया।
तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।